हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, तैयारी में लगे रहिए। चलिए, आज के इस लेक्चर में हमारा जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपके केमिस्ट्री का जो है 8वां चैप्टर बनता है। और इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर्स में हम जो है फॉर्मिक एसिड जो होता है, तो फॉर्मिक एसिड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाते हैं, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है और साथ में उपयोग क्या है, इन सब को हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तैयार हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखो, इसकी प्रयोगशाला विधि कहकर जो है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट फिर भी है। साथ में जो है ये जो है इसके जो रिएक्शन है प्रयोगशाला विधि के, ये बनाने की विधि के, ये रिएक्शन आपके कैसे प्राप्त करोगे या क्या होता है जब में बहुत पूछा गया है। तो कुल मिला के इसके रिएक्शन और प्रयोगशाला विधि भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। ये मत सोचिएगा कि प्रयोगशाला में जो है फॉर्मिक एसिड कैसे बनाया जाता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अब रिएक्शन भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, तो इसको अलग अलग ना पढ़ के चलिए हम एक साथ जो है इसको अच्छे समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो देखो बच्चों, इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका डायग्राम जो है इस तरीके से बनेगा फॉर्मिक अम्ल बनाने की। इसमें एक जो है गोल पेदी का फ्लास्क होगा और नीचे बर्नर होगा और एक थर्मामीटर लगा रखेंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर देना है उतना। और फिर जो वाष्प निकले इस वाष्प को हम ठंडा कर लेंगे और फिर ग्राही में एकत्रित कर लेंगे या प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है सिद्धांत एवं अपक्रिया देंगे, उसके बाद फिर प्रोसीजर बताएंगे और फिर निर्जलीकरण करेंगे, फिर इसके बाद जो पूछा गया उसके अनुसार बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसमें होता क्या है कि प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है और ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को जो है हम 110 डिग्री सेल्सियस ताप, कितने टेम्परेचर पर, 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तब हमें प्रयोगशाला में जो है फॉर्मिक अम्ल बनता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसके रिएक्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ आराम से समझोगे समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें दो चीजों से बनाना है। किन किन लोगों से बनाना है, एक ऑक्जेलिक अम्ल और दूसरा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल, तो ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH, CHOH और फिर CH2OH। ये आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल। और अगर इसमें हम ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो इसमें COOH, COOH ये है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमने इसको इसलिए लिखा है, यही ऑक्जेलिक एसिड ऐसे लिखा जाता है COOH, COOH ऐसे लिखा जाता है। हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से हमें H2O निकालना है। क्या निकालना है, H। तो इसमें से जब हम 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हम यहां से H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसका H ले लीजिएगा और इसका OH ले लीजिएगा, H2O निकल जाएगा, इसको सीधा सीधा इसी में ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, एक तो CH2O है और दूसरा OC और फिर COOH। अरे ये वाला COH, ये CO हो गया, ये O हो गया, इस तरीके से बन जाएगा। और फिर जो है CHOH और फिर CH2OH सेम रहे। इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट बनेगा। अब ये होता क्या है, जैसे ये बनता है तो 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसमें से CO2 निकल जाता है। अगर गौर से देखा जाए तो ये आपका CO2 नजर आ रहा होगा, तो ये CO2 यहाँ से उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ CH बचेगा, ये तो ये आपका चेंज हो जाएगा CH2OOCH, ये भाई ये H यहाँ आ जाएगा और फिर CHOH और फिर CH2OH। इतना समझ में आया। अब इसका होगा क्या, इसमें HOH डालेंगे, मतलब जल अपघटन करा, जल अपघटन। अरे रियल में देखा जाए तो जो यहाँ H2O निकला था वही H2O काम कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर HCOOH, देखो गौर से देखिएगा, यहाँ का H और यहाँ का HCOOH ये बन जाएगा, OH यहीं फिर लग जाएगा, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा CH2OH, CHOH और फिर CH2OH प्लस HCOOH। ये तो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड।
और ये आपका ग्लिसरॉल है। ये आपका कौन है? ग्लिसरॉल। अगर ओवरऑल पूरे रिएक्शन में बात करें, जो हमारा ग्लिसरॉल पहले लिए होते हैं वो ग्लिसरॉल पुनः मिल जाता है और फिर फॉर्मिक एसिड भी बन जाता है। कैसे? तो ग्लिसरॉल जो है ये एक प्रकार से उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? उत्प्रेरक के रूप में। देखो भाई, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल हमने यहाँ पे लिया है, तो ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को अगर गौर से देखा जाए तो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बनाता है, इसमें से H2O पहले भी निकलता है। ये H2O कहीं जाएगा नहीं, ये H2O दोबारा फिर लग जाएगा, लेकिन अब एक बार निकलेगा तो हमारा ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बनेगा, और अब दोबारा जब वो इतना बनेगा तो फिर से इसमें से CO2 निकलेगा, तो CO2 उड़ जाएगा, और जब CO2 उड़ जाएगा तो हमारा इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ये जो बनेगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनेगा। अब ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट पुनः जल से अपक्रिया जल अपघटन करेगा और ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। तो इस तरीके से प्रयोगशाला में जो है ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल की अपक्रिया 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। समझ में आया नहीं? इतना ही लिखना है, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल की अपक्रिया 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो हमें फॉर्मिक अम्ल जो है प्राप्त होता है। समझ में आई बात? इतना लिख करके आपको रिएक्शन दिखा दे। तो ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कैसे प्राप्त करोगे ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो डायग्राम आप देख ही रहे हैं प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं इसको लिखना कैसे है। तो आप इसके नीचे जब लिखेंगे तो पहले डायग्राम बना लेंगे, फिर बताएंगे कि प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करने के लिए उपकरणों को उपर्युक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। किसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं? जो चित्र बनाए रहते हैं इनके अनुसार उपकरणों को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इसमें एक गोल पेनी के फ्लास्क में जो है हम ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल ले लेते हैं और इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? थर्मोमीटर लगा करके बर्नर के द्वारा बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे जो है क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड की वाष्प बनती है, जिसे निकास नली द्वारा संघनित्र में जो है ठंडा कर लेते हैं और फिर ग्राही में जो है फॉर्मिक अम्ल को प्राप्त करते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। नहीं समझ में आया? अरे भाई, एक गोल पेनी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं और जिसमें थर्मोमीटर लगा देते हैं क्योंकि 110 डिग्री सेल्सियस ताप गर्म करना रहेगा, और इसको फिर बालू उष्मक पर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे फॉर्मिक अम्ल बनता है। फॉर्मिक अम्ल की वाष्प को संघनित्र द्वारा ठंडा कर लेते हैं और फिर ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। बस इतना आपको लिखना है। समझ में आ गई बात? अब ये जो फॉर्मिक अम्ल बनेगा इसमें हो सकता है जल की अशुद्धि हो, तो अब इसका हम शुद्धिकरण कैसे करेंगे? चलिए इसको भी जान लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है इसका जो क्वथनांक होता है 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभाजी आसवन विधि में जब क्वथनांकों में लगभग 5 या 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है तभी इन्हें पृथक किया जा सकता है। तो इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए सर्वप्रथम जो हमारा अशुद्ध फॉर्मिक अम्ल होगा, इस अशुद्ध फॉर्मिक अम्ल में हम क्या मिलाएंगे? PbCO3 मिलाएंगे। क्या मिलाओगे? PbCO3, लेड कार्बोनेट मिलाएंगे, जो कि PbCO3 जो है ये फॉर्मिक अम्ल के साथ मिलकर के ठोस बना लेगा। कैसे बना लेगा? चलो बताते हैं। देखो करना क्या है, अशुद्ध फॉर्मिक अम्ल में हम क्या मिलाएंगे? देखो अशुद्ध फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला क्या है? HCOOH। ये दो पार्ट की लेंगे, इसमें PbCO3 मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? PbCO3। तो ये बन जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Pb बन जाएगा। ये लेड फॉर्मेट है जो कि एक ठोस पदार्थ होता है। प्लस भाई यहां से अगर देखा जाए तो H निकला होगा और दो पार्ट के लिए 2 H निकलेगा, एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, तो ये CO2 उड़ जाएंगे और साथ में H2O बन जाएगा। तो कुल मिला के ठोस केवल हमारा इतना रहेगा, जिसे छान कर पृथक कर लेंगे और इस ठोस को हम जो है H2S गैस में जब ये जो हमारा है HCOO का होल ट्वाइस Pb, इसमें हम H2S गैस प्रोवाइड करेंगे
इससे के द्वारा जो है ये हमारा PbS बन जाएगा और 2 HC में लग जाएंगे, तो HCOOH हो जाएगा और प्लस PbS अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा और फार्मिक अम्ल हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई। हमारा फार्मिक एसिड जो अशुद्ध होता है इसमें लेड कार्बोनेट डालते हैं और जैसे लेड कार्बोनेट डालेंगे तो ठोस हमारा लेड फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा और जो ठोस होगा निकाल लेंगे, निकाल करके इसमें H2S गैस प्रयोग करेंगे जिससे PbS का अवक्षेप बन जाएगा और हमारा फार्मिक एसिड अलग हो जाएगा। फार्मिक एसिड भाई अवक्षेप रुक जाएगा, छान फिल्टर लगा देंगे और एसिड हमारा अलग जाके टपक जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से प्रयोगशाला में शुद्ध जो है फार्मिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में शुद्ध फार्मिक अम्ल कैसे बनाया। उम्मीद करता हूं ये सिद्धांत एवं अपक्रिया, रासायनिक समीकरण और साथ में जो है ये इसके डायग्राम और इसका प्रोसीजर और इसके निर्जलीकरण सारी चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए इनके कुछ भौतिक एवं रासायनिक गुण देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगर इसके हम भौतिक गुण की बात करें, गुणधर्म में सबसे पहले हम भौतिक गुण की बात करें, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो ये जो हमारा फार्मिक अम्ल होता है यह एक रंगहीन होता है, मतलब ये इसमें कोई रंग नहीं होता, जैसे पानी रहता है वाटर सेम वैसे रहता है, तो रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त, लेकिन इसमें गंध जो होती है बहुत तेज होती है। तीक्ष्ण गंधयुक्त अत्यंत संक्षारक द्रव है। संक्षारक समझ रहे हैं ना, कि अगर त्वचा पर पड़ेगा तो ये जो है फफोले डाल देता है, यानी हानिकारक होता है। तो कहने वाला तीक्ष्ण गंधयुक्त अत्यंत संक्षारक द्रव है जो त्वचा पर फफोले डाल देता है। त्वचा पर पड़ने पर क्या करता है? फफोले डाल देता है। समझ में आया कि नहीं? और अगला है यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय, यानी पानी में भी घुल जाएगा भाई, कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायक में तो विलय होगा ही होगा। तो यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय है और इसका क्वथनांक जो होता है 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गई बात? तो ये इसके प्रमुख भौतिक गुण है जो आपको जानना चाहिए। चलिए अब इनके प्रमुख रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, इसके रासायनिक गुण में सबसे ज्यादा जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फार्मिक अम्ल है इसका फेलिंग मिलान और टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया, ये खूब पूछा गया है। चलिए इसके रिएक्शन बताते हैं और लिखना क्या है उसको भी बताते हैं। सबसे पहले अगर हम फेलिंग मिलान की बात करें तो ये जो हमारा फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, ये जो है फेलिक विलयन CuO, ये हमारा फेलिक विलयन है। कौन है? फेलिक विलयन, यानी फेलिक विलयन में जो मेन अभिक्रिया करता है वो CuO होता है और ये हमारा फार्मिक अम्ल है। आप अच्छे से जानते हैं फार्मिक एसिड, अब इसका सूत्र तो लिख ले जाओगे, फेलिक विलयन में CuO होगा और HCOH ये फार्मिक एसिड है। ये क्या करेगा? ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा और जब नेसेंट ऑक्सीजन, देखो फेलिक विलयन हमेशा जो है Cu2O में बदल जाता है, अवक्षेप के रूप में लाल अवक्षेप होता है, इसका लाल अवक्षेप के रूप में Cu2O में चेंज हो जाता है। अब ध्यान सुनिए, यहां पर 2H दिख रहा है और इसका एक ऑक्सीजन लेकर के H2O बन जाएगा, बचा क्या है? CO2 जाएगा उड़, अरे CO2 बिचौक दिख रहा है ना, ये निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन इसके एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और ये फेलिक विलयन चेंज हो जाएगा Cu2O में लाल अवक्षेप के रूप में। समझ में आया नहीं? तो आप बताएंगे कि फार्मिक एसिड फेलिक विलयन के साथ अपक्रिया करता है और लाल अवक्षेप देता है, बस इतना आपको लिख देना है और रिएक्शन दे देना। क्लियर? समझ में आ गया? इसी तरीके से टालेन अभिकर्मक की अगर हम बात करें तो HCOOH, ये आपका फार्मिक एसिड है और फार्मिक एसिड पे टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक में आपको किससे रिएक्शन कराना है? कुछ नहीं करना है, Ag2O, ये है टालेन अभिकर्मक। तो टालेन अभिकर्मक Ag2O, इससे रिएक्शन कराना है, इसका और इसका सेम रिएक्शन होगा भाई। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और साथ में जो है Ag अवक्षेप के रूप में सिल्वर अवक्षेपित हो जाएगा और जो है CO2 ये उड़ जाएगा। समझ में आया नहीं? काला अवक्षेप बनेगा। कैसा बनेगा? काला अवक्षेप। समझ में आया नहीं? यानी कहने का मतलब फार्मिक अम्ल टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करता है और काला अवक्षेप देता है। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रासायनिक गुण ऐसे हैं जो इसमें जो है पूछे गए हैं साथ में। और एक रासायनिक गुण हमने जो है लेड कार्बोनेट के साथ पूछा गया था,
जिसको हमने जो है शुद्धिकरण में 2 अभिक्रियाएं आपको बताए हैं, वो दोनों अभिक्रिया आप जो है आराम से जो है आप रासायनिक गुण में बता सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये 2 ज्यादा पूछे गए हैं। बाकी इसके अलावा जो इसके रासायनिक गुण है, हमने सामान्य रासायनिक गुण में जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य रासायनिक गुण में लगभग बताए हैं जितने इंपॉर्टेंट बनते थे। तो उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए लास्ट में इसके 2 उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग आप जाने रहिएगा, जवानी ही जाने रहिए, याद कर लेना। रबर व चमड़ा उद्योग में यानी फार्मिक अम्ल का उपयोग जो है रबर व चमड़ा उद्योग में जो है यूज किया जाता है, यानी इसका उपयोग जो है वहां पे किया जाता है। किसमें? रबर और चमड़ा उद्योग में। क्लियर? दूसरा उपयोग जाने रहिए, जो रंगाई की जाती है और जो रंगाई वस्त्र कपड़े पर जो रंगाई होती है, कलर चढ़ाए जाते हैं, वहां पर भी फार्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 2 उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग जान लो, बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जो है फार्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके इससे प्रमुख 3 उपयोग है। 2 याद रखना, कोई कपड़ों में जो है रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है, रबड़ व चमड़ा उद्योग में काम यूज किया जाता है, और विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने इसके सामान्य रासायनिक गुण नहीं देखे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक पर वीडियो जो है मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, इसके अगले टॉपिक को लेकर।